हेलो स्टूडेंट्स। जो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। कल मार्कर में खत्म हो गई थी, इस वजह से क्लास रोकनी पड़ी थी, ठीक है। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, तो कल मैं तुम्हें बता रहा था कि जब समांगी उत्प्रेरण की अभिक्रिया होती है, जब होमोजेनियस कैटालिसिस होता है, तो वो रिएक्शन एक इंटरमीडिएट, जिसे तुम हिंदी में मध्यवर्ती बोलते हो, के द्वारा प्रोसीड होती है, ठीक है, उससे होती है। क्लियर है? जैसे SN1 और SN2 बनते हैं बीच वाले कंपाउंड, मध्य में बीच वाला, सिंपल सा, ठीक है ना, बीच में जो बने उससे होती है। तो कल हम एक एग्जांपल ले रहे थे, तो उसको एग्जांपल को हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक रिएक्शन है A प्लस B, इसमें उत्प्रेरक है X, ये उत्पाद, ये तो हो गए रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो अब देखो ये अभिक्रिया कैसे प्रोसीड होगी। सबसे पहले देखो क्या करता है, A जो अभिकारक है A, वो X से क्रिया करेगा और क्या बनाता है, एक मध्यवर्ती यौगिक AX, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है स्टेप में, ये जो AX है ये दूसरे क्रियाकारक B से क्रिया करेगा, AB बनाएगा और उत्प्रेरक ऐसे कैसे बाहर, ठीक है। तो अब देखो, ये अभिकारक, यहां ये उत्पाद, यहां ये अभिकारक और ये उत्पाद, तो ये जो अभिक्रिया है देखो A और B आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, AB। तो अब इस रिएक्शन को पूरी लिखूं तो AX से AX गया, ठीक है, X से X गया, तो A प्लस B टेंड्स टू AB। क्या पहले वाली रिएक्शन आई नहीं आई? लेकिन ये जो अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में बीच में क्या बन रहा है, एक मध्यवर्ती यौगिक बन रहा है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है। अब देखो ये है तुम्हारा होमोजेनियस कैटालिसिस। अब जरूरी नहीं है कि ये जो X है वो A से क्रिया करे, ये B से भी कर सकता है और फिर यहां बाद में A से कर सकता है, तो यहां BX बन जाएगा। बात वही है, सिंपल सा कहने का मतलब है अभिक्रिया होगी तो बीच में कोई ना कोई मध्यवर्ती जरूर बनेगा। अब देखो, उत्प्रेरकों की खासियत होती है, उत्प्रेरकों की एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या होती है कि स्टार्टिंग में जैसे ही अभिक्रिया में होते हैं, जैसे मान लो 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, 0.1 मोल, 2 मोल, जितने भी होते हैं, अंत में भी वैसे की वैसे बाहर निकल जाते हैं। तो देखो यहाँ X लिया था, वापस क्या निकाल दिया X, यानी कि उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, जैसा था वैसा की वैसा अंत तक रहेगा। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा होमोजेनियस कैटालिसिस। एक बार रिएक्शन को नोट कर लो, फिर हम इसके एग्जांपल देखते हैं ना। ठीक है, नोट कर लियो सबने। अब अपन देखते हैं, आज हम कर रहे फुल लिंक भर के लाया ताकि बीच में खत्म ना हो जाए। ओके, अब देखो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो तुमने पढ़ रखा है, SO2 प्लस O2 टेंड्स टू 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड जब O2 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभिकारक भी गैस, उत्पाद भी गैस, उत्प्रेरक भी गैस, होमोजेनियस है। अब देखो ध्यान से, ये रिएक्शन किसके लिए है, 2 मोल के लिए और यहां 1 मोल है। अब इस रिएक्शन को 1 मोल के लिए लिखेंगे तो SO2, ठीक है, O2 टेंड्स टू SO3। अब ध्यान से देखो, यहां एक सल्फर, यहां भी एक सल्फर, यहां 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहां कितने ऑक्सीजन, 3, यानी कि अपन को 1 ऑक्सीजन अभिकारक में कम करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं O2 के आगे आधा लगा दूं, ठीक है, तो O2 में कितने ऑक्सीजन है, 2, 2 का आधा 1, यानी कि यहां कितने ऑक्सीजन हो गए, 1, तो 2 ऑक्सीजन ये रहे, 1 ऑक्सीजन ये रहे, 3 यहां पे बराबर।
एक ऐसे यहां, एक ऐसे यहां, इसे बोलते हैं एक मोल के लिए अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए। अब इस अभिक्रिया के हम देखेंगे उत्प्रेरक कैसे काम करता है। देखें, अब सबसे पहले क्या करता है, ये जो NO है बेटा, ये उत्प्रेरक है, ये एक ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। अब देखो, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, ये कितने ऑक्सीजन, एक, भाई दो है, दो का आधा एक, तो क्या बना दिया, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बन गया मध्यवर्ती। सेकंड, अब ये मध्यवर्ती SO2 से क्रिया करेगा, तो ध्यान से देखो, NO2 में से एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे जुड़ जाता है, SO2 से, क्या बन जाता है, SO3, और कितने ऑक्सीजन बचे, अब एक, क्या बन गया, N। तो देखो अभिक्रिया में जैसे NO उत्प्रेरक था, अंत में वैसे की वैसे बाहर निकल गया, लेकिन बीच में क्या बना, मध्यवर्ती यौगिक, क्या नाम है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और ये तुम्हारा उत्पाद। पिछले अभिक्रिया मैंने A से क्रिया कराई थी, यहां देख लो किससे क्रिया कर रहा है, B से, तो जरूरी नहीं है A से ही क्रिया करें, अभिकारकों में से वो किसी भी अणु से क्रिया कर सकता है, किसी भी रिएक्टेंट से रिएक्शन कर सकता है, जरूरी नहीं है A से ही करे, B से भी कर सकता है। मेन अपना मध्यवर्ती बनना चाहिए और उत्पाद बनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। ये रिएक्शन है 2 मोल के लिए, ये एक अणु यानी 2 अनुपात 1 रेशो के लिए है, और ये है 1 रेशो 0.5 के लिए, यानी ये 1 मोल के लिए हो गई, ऑक्सीजन के आधे मोल के लिए बोलेंगे, और पूरे को किसके लिए बोलेंगे, 1 मोल के लिए। ये किसके लिए हो गई, ये तो 1 मोल के लिए ही नहीं, यहाँ तो इसके 2 हैं, इसके 1 है, इसके 2 है, क्लियर। तो ये है 1 मोल के लिए रिएक्शन, जहां 1 मोल ही SO2 है, 1 ही O है और 1 ही SO3, इसे बोलते हैं 1 मोल के लिए रिएक्शन। यानी जब अभिकारक और उत्पाद केवल 1 मोल बने तो उसे बोलते हैं 1 मोल के लिए रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, नोट कर लो है ना जल्दी से। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल वो देखते हैं। केमिस्ट्री विद 12th की बहुत इजी है केमिस्ट्री, मेन कंसेप्ट तो तुम्हारे 11th क्लास में आते हैं। ठीक है, 12th की केमिस्ट्री तो बहुत इजी है। असली जो बेस है केमिस्ट्री का वो तुम्हारे 11th में आता है, न्यूमेरिकल। यहां तो केवल 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो भी बहुत ही सिंपल। तो आराम से केमिस्ट्री में चाहे कितने नंबर ला सकते हैं, 100 में से 100 तो कितनों कह सकते हैं, अगर चाहे तो। कटने का चांस नहीं है, और पेपर भी ज्यादा बड़ा नहीं आता, 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में से केमिस्ट्री अगर तुम्हें आती होगी तो मुश्किल से लास्ट 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता है केमिस्ट्री का। क्यों, कोई बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बड़ा तो 4 नंबर का आता है, वो भी एक में डिवाइड होके आता है, या 1 2 1 में डिवाइड होके आता है, कभी भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चाहो तो केमिस्ट्री में 100 में से 100 ईच पर्सन के 100 में 100 आ सकते हैं, ईच स्टूडेंट के 100 में से 100 आ सकते हैं, चाहो तो, डिपेंड तुम पे करता है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है तुम्हारे ईथर बनाने की। ठीक है, पढ़ोगे भी अल्कोहल फिनोल ईथर में, कि जब 2 मोल C2H5OH, जब 2 मोल C2H5OH H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है तुम्हारा एथॉक्सी एथेन ईथर प्लस में H2। अब यहाँ इसकी तुम्हारी क्रियाविधि भी है, तो अब इसकी क्रियाविधि मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि वो सर पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं है क्रियाविधि का, अपन फिजिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको खोल के बता देता हूँ। ये है तुम्हारा C2H5OH, एक ये है तुम्हारा C2H5OH। ठीक है, तो क्या बाहर हो जाता है, ये लो, ये H2O बाहर हो गया, और अब ये O कैसे जुड़ जाएगा इससे, तो क्या बन गया तुम्हारा एथॉक्सी एथेन, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4। भाई तीर के निशान के ऊपर टेंस टू के साइन के ऊपर जो कंपाउंड लिखा होता है वही क्या होता है तुम्हारा कैटालिस्ट। तो अब देखो ये अभिक्रिया भी मध्यवर्ती द्वारा, इंटरमीडिएट द्वारा संपन्न होती है। कैसे, ध्यान से देखो,
पहला C2H5OH, ये H2SO4 बात हुई, क्रिया करेगा तो इसमें ये सी उसका से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या भार हो गया, ठीक है, H2 भार क्या बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्लियर है। ये बन गया तुम्हारा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कंपाउंड, आईसी इंटरमीडिएट कंपाउंड। सेकंड क्या होता है, अब C2H5, अब ये अपन ने एल्कोहल का एक मोल लिया है, अब दूसरा वाला मोल काम में लेंगे, लो यही है। अब क्या भार हो गया, H2SO4, और तुम्हारा क्या बन गया, वही तुम्हारा फिर से एथॉक्सी एथेन, ये इसका एक नाम है, डाइएथिल ईथर इसका सिंपल नेम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में H2SO4 लिया था, अंत में भी H2SO4 यहां से बाहर हो गया, क्या हो गया, यहां से बाहर हो गया, यानी कि ये अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई, इंटरमीडिएट कंपाउंड के द्वारा। तो देख लो इसकी पूरी क्रिया विधि है, इसकी पूरी मैकेनिज्म तुम्हारे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में जब तुम ईथर पढ़ोगे वहां पे इसकी पूरी क्रिया विधि भी है, तो वहां पूरी क्रिया विधि पढ़ना, कैसे अटैक करता है, कैसे पहले H प्लस में अटैक करेगा, फिर दूसरा अणु अटैक करेगा, तो ये चीजें बहुत और होती है, ठीक है। तो वहां पूरी पढ़ोगे। यहां अपन को इतना सिद्ध करना है, इतना प्रूव करना है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में जैसे होता है अंत में भी वैसे की वैसे बाहर चला जाता है, बीच में एक क्या आता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस, रिएक्शन नोट कर लो एक बार, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये जो अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा, ये किसका पढ़ा था, केवल होमोजेनियस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण का, विषमांगी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल समांगी की बात कर रहा हूं। अब देखो इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, ठीक है। कमियों क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, की ये सीमा एक फिक्स हो गई बाउंड्री, ठीक है। तो वो देखो क्या क्या इसकी कमियां हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो पहली, ये केवल समांगी वाले के बारे में बताता है, यानी कि अगर कोई रिएक्शन विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है, तो उसके बारे में नहीं बताएगा, यानी कि विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत को नहीं समझा सका। सेकंड, कल मैंने पढ़ाए थे कैटालिस्ट प्रमोटर, कैटालिस्ट इनहिबिटर, यानी कि सीपी कैटालिस्ट प्रमोटर, सीआई कैटालिस्ट इनहिबिटर के इंपॉर्टेंस को भी नहीं बताता। और थर्ड, एक्टिव सेंटर, ये नया टर्म आ गया, एक्टिव सेंटर के इंपॉर्टेंस को भी नहीं बताता। एक्टिव सेंटर हिंदी बोलते हैं सक्रिय केंद्र, एक्टिव यानी सक्रिय, सेंटर माने केंद्र। अब ये सक्रिय केंद्र क्या है, अब अगला टॉपिक यही है कि विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, वहां अब देखेंगे सक्रिय केंद्र क्या है। तो तीनों का भी नोट करो जल्दी से। छोटा सा केवल 2-3 मिनट का टॉपिक है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। क्लियर है? आइए देखते हैं क्या बीमारी है। ओके, केमिस्ट्री बीमारी है ना। एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, एक रूल यहाँ लगता है, दूसरी जगह वो रूल फेल हो जाता है। तो कई बच्चों को बीमारी लगती है केमिस्ट्री, मैक्सिमम बच्चों को अच्छी लगती है फिजिक्स, लड़कियों को बायो अच्छी लगती है, कई लोगों को मैथ अच्छी लगती है। केमिस्ट्री पूछो तो केमिस्ट्री की सबसे कम प्रोबेबिलिटी है कि बच्चों को पसंद आती होगी, बट इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो देखो ध्यान से बेटा, कई ऐसी रिएक्शन है, कई गैसेस रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट गैस होते हैं, प्रोडक्ट गैस होते हैं। ठीक है, और तो वो जो रिएक्शन है वो कई सॉलिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। विषमांगी है भी क्या, जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम ना हो। तो जनरली देखो बात करता हूं, मैं समझाता हूं। कोई रिएक्शन है A प्लस बी, ठीक है, ये बना रहा है C प्लस डी, और यहां पे कैटालिस्ट है P। क्लियर है? मान लो ये गैस A और B भी गैस, C और D भी गैस, ये क्या है, सॉलिड है। P क्या है, सॉलिड है, होगा विषमांगी। पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम है फिजिकल स्टेट, बट कैटालिस्ट की सेम नहीं है, तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस विषमांगी। डन। अब देखते हैं तो ये क्या करता है, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा P कैटालिस्ट है, ये P कैटालिस्ट है। अब सॉलिड है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं भाई, हर सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके, यानी ये बोल सकते हो फ्री वैलेंसी होती है, यानी मुक्त संयोजकता होती है। ठीक है, मान लो यहां तुम्हारी फ्री संयोजकता है सारी इस जगह, ठीक है, मुक्त संयोजकता इस जगह, यानी यहां खाली जगह है। ठीक है, अब ये क्रियाकारक क्या करते हैं, डायग्राम समझ लो, बुक में नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं, तो ये बस सोचना कि बुक में से देख के बना लेंगे, बुक में डायग्राम ही नहीं है, ये बुक में रामायण लिख रखे, रामायण समझ में नहीं आएगी, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से डायग्राम समझ लेना। मान लो ये खाली जगह है, क्लियर है। अब ये क्रियाकारक क्या करेंगे, तुम्हें पता है, सबसे पहले उत्प्रेरक इन दोनों में से किसी एक क्रियाकारक से क्रिया करेगा। ठीक है, करेगा, तो जब क्रिया करेगा तो मध्यवर्ती बनेगा। अब ये क्या होगा, ये क्रियाकारक इस उत्प्रेरक के जो खाली जगह है यहां घुस जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ये लोग घुस गए। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, क्लास में आए तुम, ठीक है, क्लास फुल भरी है, तुम्हें जरा सी जगह दिख गई, आराम से घुस जाओगे, फिट हो जाओगे, सेम टू सेम। उत्प्रेरक के पास खाली जगह, सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर, क्रियाकारक आ गए, खाली जगह दिख गई, तुरंत फिट हो गए, यार यही सही टाइम है, सही जगह अटैक कर दो, फिट हो गए। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मैंने क्या इस तीर के निशान को अंदर लगाया, क्या यहां तक कराया कि नहीं, मैंने केवल यहां तक लगाया, इस जगह तक, ध्यान से देखो, यानी केवल सरफेस पर। यानी कि पहला पॉइंट पता चल गया कि क्रियाकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित। जो सतह पर एब्जॉर्ब हो उन्हें क्या बोलेंगे, अधिशोषित, एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब, सॉरी एब्जॉर्ब तो अवशोषित, एडजॉर्ब। क्लियर है? मैंने अवशोषण नहीं लिखा, अधिशोषित, यानी कि सरफेस तक रहते हैं, अंदर नहीं जाते। क्लियर है? अब जब सरफेस पर चले गए तो उत्प्रेरक बड़े आराम से, हाँ भाई तुम आ गए, अब दोनों भाई बहन आराम से मिलके बढ़िया से क्या बनाएंगे, सक्रिय संकर बनाएंगे, एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों कौन कौन, क्रियाकारक और उत्प्रेरक मिलके क्या बनाते हैं, सक्रिय संकुल। सक्रिय संकुल, सक्रिय क्यों बोला, सक्रिय केंद्र से बने, संकुल क्योंकि एक से ज्यादा है, कौन कौन, क्रियाकारक और उत्प्रेरक। सक्रिय संकुल बन गया, यानी पहला पॉइंट विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत में पहला पॉइंट कि सर्वप्रथम
क्रियाकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। सक्रिय केंद्र में क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, या यूं भी बोल सकते हो कि उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र क्या कर लेते हैं, इसको अधिशोषित कर लेते हैं, ठीक है। कर लिया अधिशोषित। अब अधिशोषित होने के बाद क्या बनाते हैं, सक्रिय संकुल, और ये सक्रिय संकुल अपघटित होकर क्या बनाते हैं, उत्पाद। क्या बनाते हैं, उत्पाद। और उत्प्रेरक कैसे कैसे बाहर चला जाता है। यानी कि होमोजीनियस जो कैटालिसिस था वो तो मध्यवर्ती के द्वारा संपन्न हो रहा था, और ये किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, सक्रिय संकुल के द्वारा संपन्न होता है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स। ये था तुम्हारा विश्वामित्र वितरण का सिद्धांत। रटने की जरूरत नहीं है, बुक में रामायण लिख रखी है, रामायण को मत पढ़ो। ये सिंपल सा डायग्राम समझ लो, सरफेस पर अधिशोषित हो गए और फिर किसमें टूट गए, क्या बन गया, सक्रिय संकुल बन गया, ठीक है। और ये किसमें टूट गया, उत्पादों में। अब देखो क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। दोबारा को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो क्रियाकारक है, रिएक्टेंट है, कहां एडसॉर्ब हो जाएंगे, कहां अधिशोषित होंगे, उत्प्रेरक की सतह पर। सतह पर अधिशोषित होकर क्या बनाएंगे, सक्रिय संकुल, और सक्रिय संकुल अपनी एनर्जी लूज करेंगे, किसमें टूट जाएंगे, उत्पाद में। किसमें टूट जाएंगे, उत्पाद में। अब देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं, बहुत अच्छा डायग्राम बना रहा हूं, बुक में नहीं है तो एक बार नोट कर लेना, ये मत करो, मैं बना रहा हूं दूसरा डायग्राम। फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, ये तुम्हारा उत्प्रेरक है, मान लो ए मॉलिक्यूल है, A प्लस बी टेंस टू पी सॉरी सी डी। क्लियर है, समझ गए। ए अधिशोषित हो गया, ये तुम्हारा क्या है, पी, ठीक है। अब क्या बनेगा, आ गया। अब इनके बीच में क्या बन गए, बॉन्ड। क्या बन गए, बॉन्ड। तो ये लो, या पी पी पी, ये ए। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब P और A के बीच बॉन्ड टूटना शुरू, और किसके बीच बनना शुरू, A और B के बीच। तो ये लो, अब B आ गया, ठीक है, और ये A और ये A। अब इनके बीच देखो बॉन्ड टूटना शुरू, ठीक है, और इनके बीच बनना शुरू, इससे तो बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब A और B दोनों के बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं, ये लो डैश डैश का मतलब बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है। थर्ड डायग्राम में क्या होगा, क्या बनने लगेगा, C और D, ठीक है। और उत्प्रेरक ऐसे की ऐसे, ये जो था वो ऐसे की ऐसे बाहर। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया किसका, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का। रटने की जरूरत ही नहीं। पहले क्या हुआ, A अधिशोषित, फिर क्या हुआ, B अधिशोषित, फिर दोनों के बीच बॉन्ड टूटना शुरू हो गए, ठीक है भाई। ऐसा थोड़ी एक साथ ही और भी हो जाएंगे ना, पहले एक रिएक्टेंट होगा, फिर दूसरा रिएक्टेंट होगा, फिर दोनों में बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, और अंत में क्या बन जाएंगे, C और D। और ऐसा कि जैसा उत्तर लिया था वैसा कि वैसा बाहर, ठीक है। तो ये था, नोट कर लो, ये था तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। फिर रिपीट कर रहा हूं, बुक में डायग्राम नहीं है, बना लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। घर पे लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।